माय डियर, यह बहुत स्वागत है आपका सीएम स्टीफन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, यह क्लास 10th एनसीईआरटी बुक 10 क्लास से आपको ये मैट्रिक क्लास में है, जो आपको जिस भी मीडियम से हो बट क्वेश्चन तो ही रहता है थेल्स पर में या आधारभूत समानुपातिकता के पर में, जो त्रिभुज का जड़ है और इसके बिना त्रिभुज की समरूपता या समरूपता कसौटी या उससे रिलेटेड कोनो सवाल इसके बिना नहीं होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम में भी यह 10 नंबर में 5 नंबर में अक्सर पूछते ही हैं। जो आप जो भी पढ़ते हैं आपको पता ही है कि ये आता ही है, ये कितने अच्छे हैं BVI है। तो चलते हैं बिना किसी लेट किए हुए, अब इसमें इस थ्योरम को प्रूव करूंगा। साथ ही साथ फिर से आपको स्क्रीन में मैं आपको हैंड राइटिंग कॉपी PDF भी आपको मैं दिला दूंगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, बाकी आगे चलकर आपको मैं अपनी स्क्रीन पर भी आपको दे दूंगा। वैसे PDF नोट्स भी आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो यहाँ पर में क्या हो गया, थ्योरम यही स्टेटमेंट है कि आपको जब किसी दो भुजाओं के मध्यबिंदु को दो भुजाओं के मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो इसे की अनुपात में विभाजित करती है। दैट्स मीन समानुपातिकता का यही प्रमेय कहा जाता है। अब इसको आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है इसी को, और ये थेल्स का प्रमेय तो है ही, इसका डायरेक्ट नाम है ये। इसको लिखेंगे तो इसको सबसे पहले हम लिखना चालू करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जब मेरा क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा तो अगर बोलिएगा लिख कर साबित करे तो स्टेटमेंट उसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। यदि बोलिएगा नहीं लिखना पड़ेगा तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं 3 प्रकार से लिखता हूँ, तो तीनों प्रकार से भी मैं आपको आगे में आपको तुरंत PDF में दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तीनों तरफ से उसको बोला जाता है, या तो ये परिभाषा बोल देगा, या तो बोलेगा थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करे, तो उस समय आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, या बोल देगा आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय को लिखकर साबित करे तो भी आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, या तो फिर सवाल ही बोल देगा कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजाओं को तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए, यानी कि इसके समांतर खींची जाए तो इसको एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब तो मैं इसे रफ लिख देता हूँ। इसका मतलब यही हो जाएगा क्या कि AD बटे DB बराबर AE बटे AC। AE बटे AC कहना मतलब ये चाहता है, इसे एक ही अनुपात विभाजित करता है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें DE समांतर BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि यही तो लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। इतना तो लिखना है हमको, ABC त्रिभुज है। तो अब क्या करेंगे कि जो कुछ अपने से किए हैं उसको हम रचना में लिख देंगे। तो रचना लिखिए, आप रचना कीजिए, रचना को कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या रचना में बोल देंगे कि आपको D से DN लंब ऑन AC तथा E से EN लंब ऑन AB और BE एवं CD को मिला है, ठीक है। अब आपको आकार ऐसा हो गया ना, क्या हो गया कि अब आपको D से DN लंब दे दिए, इससे EN लंब दे दिए। लंब देने का मतलब 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो गया, और आपको यहाँ पर क्या कर दिए DE और CD को भी मिला दिया गया।
अब ऐसा रूप बन गया। अब इसको हम प्रूव करने के लिए चलेंगे, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण, तो प्रमाण में हम क्या करेंगे, बस मेरा जो मकसद है उसको प्राप्त करना। तो हम त्रिभुज ए डी ई तथा बी ई डी बी ई मिलेंगे। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में। तो क्या है त्रिभुज, तो डायरेक्ट यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रोसेस भी कर सकते हैं, पर अब मैं लिख रहा हूँ मैं। जैसे आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना सिस्लम होता है ना। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, और इसको डायरेक्ट हम अनुपात में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। ठीक है, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना सिस्लम के आधार पर 2। एडीई का आधार कौन है, त्रिभुज एडीई का आधार कौन है, डीई है। आधार कौन है त्रिभुज एडीई का, देखिए एडीई में ई ठो आधार लेते हैं, तो एडी, इसका सिस्लम कौन है, यहाँ पर एन लिखा गया, ई एम। हमने क्या लिखा, डी से डी एन, डी से डी एन लंब तथा ई से ई एन, ई से ई एन, डी से डी एन तथा ई से ई एन, दोनों बार एन हो गया। डी से डी एम कीजिए, डी से डी एम और ई से ई एन, डी से डी एम और ई से ई एन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम डी एम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 1/2 डी बी इंटू इसका भी डी एम ही होगा। तो 1/2 कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, तो कितना बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल टी बी ई बराबर होता है ए डी बटे, इसका नाम समीकरण 1 रखता हूं। पुनः चलेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा डी ई सी में, डी ई सी में। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल आधार गुना सिस्लम के हिसाब से, तो इसका आधार कौन, इस बार ई लेंगे, ए ई इंटू इसका ई एन, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 इसका भी ई सी इंटू इसका भी सिस्लम ई एन। जो सेम चीज़ इसको काट देता हूँ, तो कितना बच गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर क्या बच गया, ए ई बटा ई सी, समीकरण 2। इतनी बात यहाँ पर हुई पूरा। अब देखेंगे क्या अब देखेंगे कि अब 9 क्लास में पढ़ा था होगा कि जब एक ही आधार, 9 क्लास में आपने पढ़ा था, जब एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ये 10 क्लास का से थ्योरम है, 9 क्लास का थ्योरम है। इसी हिसाब से देखिए, डी और बी सी जो एक ही आधार पर है, डी और बी सी एक ही आधार पर बना हुआ 2 त्रिभुज है, जो डी बी ई तथा डी ई सी
और जो एक ही आधार डी ई पर स्थित है, तो ही जो बात लेंगे, ठीक है, तो उसका दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। चूंकि त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार, उसका नाम क्या है, डी ई पर एक ही आधार तथा दो समांतर रेखा पर स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बातें हैं कि देखिए, आपने इक्वल के प्रमेय में पढ़ा था, जब प्रथम वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर, दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर, तो प्रथम वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर होगा, ये जो बात है। अब देखिए, समीकरण 1 के नीचे त्रिभुज डीबीई, समीकरण 2 के नीचे त्रिभुज डीईसी, और त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल डीईसी के बराबर है, जबकि इसके भी ऊपर एडीई है, इसके भी ऊपर एडी है, यानी ऊपर तो एडी है ही, लेकिन नीचे एक तो है डीबीई, नीचे है डीईसी, लेकिन ये लोग उसके नीचे वाला भी आपस में बराबर है, तो क्या दोनों को एक माना जा सकता है, तो हाँ, एक मान सकते हैं। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो गया, एडी बटे डीबी बराबर एडी बटा इसी, जो प्रूव हो गया है ना। ठीक है, अब इस चीज को आप यहीं से डायरेक्ट उतार सकते हैं, चाहे आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप वहां पर स्क्रीन पर देखिए, आगे इसी चीज को इस तरह से मैंने इसे लिखा, ठीक है। अब वही चीज़ें देखिए, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय को लिखकर साबित करें, या थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें, अथवा सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यही आपको है जो अपनों से पहले आपको देख ही चुके हैं कि ए बी सी डी एक त्रिभुज है, जिसमें बी सी के समांतर डी खींचा गया है, जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी एवं ई पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आगे देख लीजिए, और उसके बाद डी से डी एम सब कुछ वही है। अब उसको रुक कर वीडियो को आप लिख सकते हैं, सो वहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको जैसा इच्छा लगेगा वैसा करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिया हूँ। चाहे इसको मैं पीडीएफ में भी दे दूँगा, आप पीडीएफ से भी देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बिल्कुल वही है जो आपको मैंने अब तक बताया हूँ, लेकिन अब देखते हैं आगे कि यह है जो दूसरा है, वो है आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय कि विलोम को लिखकर साबित करें, अथवा थेल्स प्रमेय की विलोम को लिखकर साबित करें, अथवा सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि यही बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपको ए बी सी डी ये त्रिभुज है, जिसमें डी ई समांतर बी सी है। क्या बोला गया, ठीक है, डी ई समांतर बी सी है, साबित करना है, जिसमें ये दिया हुआ है, तो हमें साबित करना है कि डी ई बरा समांतर बी सी है। तो माना कि डी एफ एक क्या है, त्रिभुज है, डी एफ त्रिभुज है, जिसमें डी एफ समांतर बी सी है, डी एफ समांतर बी सी है। तो क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे ए बी सी में डी एफ समांतर बी सी, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी, जो अगला थ्योरम में पढ़े हमने। थेल्स प्रमेय की विलोम सिद्ध होता, लेकिन किताब में आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ कि AD बटे DB बराबर DB बटे AE बटे EC। तो ये भी समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 से देश का दोनों बायां पक्ष ये भी जितना ये भी इतना है, जब ये भी इतना वो भी उतना है तो इसका दायां पक्ष ये भी इसके बराबर होगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर 1 जोड़ने पर, दोनों ओर जब हम 1 जोड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है AF बटे FC प्लस 1 और AE बटे EC प्लस 1। तो यहाँ पर AF प्लस FC बटे FC और AE प्लस EC बराबर EC, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम AF प्लस FC को क्या बोल सकते हैं, AC बोल सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर आपने देखा कि AF ये है ना, AF प्लस FC को हम AC बोल सकते हैं, फिर AE प्लस EC को भी हम AC बोल सकते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है, वही बात यहाँ पर कहा गया है, इसलिए दोनों को जोड़कर हम क्या लिख दिए, AF प्लस FC बराबर AC और AE प्लस EC बराबर AC। ठीक है, 1/FC बराबर 1/FC, इसको इस तरह से गुना भाग किए तो EC बराबर EC हो गया। यह लेकिन यहाँ पर EC और FC बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर EC और FC दोनों बराबर हो गया, लेकिन देखने बराबर तो नहीं लगता हमको, देखने बराबर लगता है, नहीं लगता है। लेकिन यह बात कब संभव है, यह बात तभी संभव है जब बिंदु F बिंदु E पर हो, जब बिंदु F बिंदु E पर हो। तो जब ये दोनों ये बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि तब मेरा FC बराबर EC हो जाएगा। लेकिन यह कब संभव है, जब दोनों बिंदु एक जगह पर चढ़ा हुआ हो। तो डियर्स ये था, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लास्ट में लिखा गया कि यह तभी संभव है जब बिंदु F E के समपति हो तथा DE समांतर BC होगा प्रूव्ड। तो डियर्स ये था, इस तरह से आप इसको हम आगे भी पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन न्यू चैनल होने के कारण, अच्छे व्यू नहीं आने के कारण फिर हम आगे नहीं करते हैं। देखिए होम के नियम भी इस तरह से हैं, ये साथ में PDF में था, हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। वैसे प्ले लिस्ट में जाके CMST डिफाइन के प्ले लिस्ट फिजिक्स में जाके देख लीजिएगा, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। इस तरह से ये भी बना हुआ है। तो ठीक है, कैसे लगे वीडियो ज़रूर आप कमेंट्स में बोलिएगा, और ये इस तरह से और आगे वीडियो पाना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे मैं ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ और ऑफलाइन में पढ़ाता ही हूँ, ये पढ़ाया हुआ ही एक नोट्स है, बच्चा का मेरा नोट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो को देखेंगे पाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क में, कोई फ़ी नहीं लगेगा, बस बने रहेंगे और साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर मैं आपके साथ सब कुछ लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।